नमस्कार, मैं सावन कुमार द हिस्टोरिका चैनल पर आप सबका स्वागत है। आप सब जानते होंगे कि बीएड आज कैरियर ऑप्शंस के रूप में एक बढ़िया विकल्प बन के उभरा है। बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारे युवा वर्ग, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बीएड करना चाहते होंगे। अगर हम प्राइवेट शिक्षा संस्थान के बीएड को देखें तो वहाँ की ऊंची फीस और शिक्षा के बारे में जितने सारी शंकाएँ हैं वो युवाओं को डीयू बीएड और बीएचयू बीएड के बीएड की तरफ आकर्षित कर रही हैं। लेकिन यहाँ पर प्रवेश पाना इतना सरल नहीं होता। एक कठिन परीक्षा जिसे कि एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी संचालित करती है, उसमें अच्छे रैंक के पश्चात ही आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो इसको लेके हमारे जो यूट्यूब चैनल है उस पर आपके कई तरह की शंकाएं आती हैं कि इसका सिलेबस कैसा होता है, परीक्षाएं कैसी होती हैं, उसके तनाव से हम कैसे गुजरें। तो इन सबों के आपकी शंकाओं को दूर करने के लिए हम लगातार एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम बीएचयू बीएड के टॉपर का इंटरव्यू ले रहे हैं, बता रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से इसकी परीक्षा में, किस रणनीति से इस परीक्षा में पार पाया, इस परीक्षा में सफलता प्राप्त की। इसी कड़ी में आज हमारे साथ भाषा वर्ग के टॉपर पंकज कुमार हैं जो कि अब आपको अपना परिचय देंगे। नमस्कार, मैं पंकज कुमार। मेरा ग्रेजुएशन यहीं से बीएचयू से हुआ और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी बीएचयू से किया है। तो पंकज जी, आपने ग्रेजुएशन भी यहाँ से किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी यहाँ से किया है, बीएचयू के माहौल से आप अच्छी तरह से परिचित हैं और आप काफ़ी ज़्यादा इतने बड़े संस्थान से आपने इतनी ऊंची शिक्षा प्राप्त की है। तो फिर ऐसी कौन सी बात थी या ऐसे कौन से विचार थे जिसने आपको बीएचयू बीएड में फिर आने के लिए बाध्य किया, या कहूँ तो एक ऐसे कौन सी चीज़ें थी जिसके कारण आप बीएचयू बीएड में आए? मैं यहाँ के बीएड से परिचित था, बीए से ही जब मैं आया था तो मैं सोचता था यहाँ बीएड करना। एक तरह से आज के समय में जो बेरोजगारी चल रही है, आज आप अगर देखेंगे तो जो हमारे शिक्षक हैं उसमें रोज़गार बहुत ज़्यादा है। हमेशा ही आप देखेंगे हर जगह वैकेंसी आती रहती हैं टीचर में। तो आप बीएड अगर नहीं करेंगे तो अगर आप सिर्फ पीजी किए हुए हैं तो आप सिर्फ पीजीटी दे सकते हैं। अगर आप बीएड कर ले तो आप केबीएस भी देख सकते हैं और डीएसवी भी देख सकते हैं। जो एक यहाँ पे बेरोजगारी का इसमें जो चल रहा है उसमें हम अगर चाहें तो बीएड करके अपने आप को रोज़गार सृजन करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से बीएड करने का अर्थ है कम पैसे में फ़ीस, यहाँ पे बहुत कम फ़ीस है अगर देखा जाए हर एक जगह से। तो आप यहाँ से आराम से बीएड करके बहुत कम फ़ीस में, और हॉस्टल सुविधाएं भी अच्छी खासी आपको मिल जाएगी, जिससे एक फैकल्टी भी यहाँ बहुत अच्छी है, जो टीचर भी लोग हैं बहुत अच्छे कोऑपरेट करने वाले हैं। तो आप अगर बीएड करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो पंकज जी, हम जैसे आपने अभी फ़ीस के बारे में कहा कि काफ़ी कम फ़ीस लगती है, तो आप ज़रा सा फ़ीस के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि यहाँ की फ़ी कितनी है। यहाँ पे अगर आप फ्रेश में होता आपका तो अगर टॉपर में रहते हैं तो आपको 3806 रुपये देना होगा। यहाँ पे एक पेड सीट की सुविधा भी है। अगर आपका रैंक ठीक ना हुआ, अगर रैंक कम हुआ सीट के अनुसार, तो यहाँ पे पेड सीट चलती है। उस पेड सीट के लिए आपको 30,000 एक्स्ट्रा देना पड़ता है और उसके प्लस आपको 3806 रुपये और जमा करने होंगे, जो यहाँ की फ़ीस है। और ये हर साल, मतलब दोनों साल आपको जमा करने होंगे, सेमेस्टर वाइज नहीं। जिस सेमेस्टर में हम सब जमा करते हैं फ़ीस 2 बार, यहाँ पे सेमेस्टर प्रणाली है। एक बार आप जमा करेंगे, फिर एक बार 6 मंथ बाद आपको फ़ीस जमा करनी होती है, एग्जामिनेशन फ़ीस जो कहते हैं। तो लेकिन इसमें आप अगर 30,000 जमा कर देंगे तो पूरे 1 साल के लिए चलेगी, फिर अगले साल आप 30,000 जमा करेंगे। तो यहाँ पे है, अगर आप चाहें तो इसकी तुलना कर सकते हैं यूपी बीएड से, कहीं भी बीएड से, तभी आपको सस्ता पड़ेगा अगर आपकी रैंक ठीक नहीं आती है तो भी। तो पंकज जी, फ़ीस के बारे में आपने हमारे दर्शकों को काफ़ी अच्छी जानकारी दी। जैसा आप सबने देखा कि और प्राइवेट कॉलेज से पंकज जी भी ने कहा कि बहुत ही सस्ती फ़ीस है। यहाँ तक कि अगर आप पेड सीट में भी आ जाते हैं तो दूसरों की तुलना में ये काफ़ी कम है। 30,000 और 60,000 ही लग रहे हैं आपको, दूसरी जगह तो 1.5-2 लाख लग रहे हैं। पंकज जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो यहाँ हॉस्टल है वो किन किन छात्रों को अलॉट होता है और उसकी अलॉटमेंट की व्यवस्था क्या है, इस बारे में भी ज़रा हमें बताइए। यहाँ पे जो हॉस्टल में यहाँ जो सारे मैक्सिमम छात्र होते हैं सबको अलॉट कर दिया था, जो पेड पे सबको, क्योंकि यहाँ पे जो छात्रों की संख्या कम है और उस वक्त हॉस्टल की संख्या बराबर ही है जो छात्रों को यहाँ आवंटन किया जाता है। तो इसलिए यहाँ सब सारे छात्रों को मिल जाएगा, जितने आप चाहेंगे, जिसको इसको चाहते हैं, जो लेना चाहे ले सकता है। बहुत से छात्र नहीं लेते हैं, बहुत से लेते हैं, तो आपको हॉस्टल दिक्कत नहीं। हॉस्टल में सुविधा भी ठीक है, आप पढ़ सकते हैं, आपको मेस सुविधा मिल जाती है, कैंटीन भी है यहाँ पे, तो दिक्कत ज़्यादा नहीं है यहाँ पे। हॉस्टल में आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं अगर चाहते हैं तो। जैसा कि हमने ये अभी आपने सुना, छात्र कुछ हमारे दर्शकों में छात्राएं भी हैं, तो क्या छात्राओं को भी यहाँ, सारी छात्राओं को हॉस्टल मिल जाता है? नहीं, सारी छात्राओं का यहाँ से जो क्या कहते हैं आवंटन वो नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा संकाय का कोई छात्रावास अगर लड़कियों के लिए नहीं है, उनके लिए त्रिवेणी कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे होता है। तो वहाँ पे कुछ सीटें रिजर्व हैं जो उनको दी जाती हैं, जिसमें शायद 8 या 9 सीटें हैं। तो हमारे जो बालिका वर्ग है उनके लिए दिक्कत थोड़ी सी होती है, लेकिन यहाँ पे चारों तरफ पीजी हैं तो उनके लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, वो चाहे लेकर रह सकती हैं। हॉस्टल भी है, गर्ल्स हॉस्टल भी वाले रह सकती हैं। कि अगर ऐसे भी कहीं आप रहेंगे तो आपका 5-6 मंथ खर्च आएगा ही, तो वैसे भी यहाँ पे हो जाता है, जो कि आपके लिए अच्छा ही है, सस्ता पड़ जाएगा आपके लिए हर एक हिसाब से। एक बेहतरीन जगह आप आ गए हैं। हॉस्टल के बारे में आपसे एक प्रश्न और भी पूछना चाहूँगा। जैसे कुछ लोग जब हम बीएचयू का फॉर्म भरते हैं तो हम देखते हैं उसमें स्पेशल बीएड होते हैं, कुछ लोग विकलांग भी होते हैं, दृष्टिबाधित भी होते हैं। तो क्या उनको हॉस्टल में किसी तरह की दिक्कत होती है? क्या उन्हें कमरा मिलता है या उनके लिए कैसी सुविधाएं होती हैं हॉस्टल में?
नहीं, यहाँ पे आप देखेंगे तो सारे बच्चे जो विकलांग जिसे कहा आजकल तो दिव्यांग कहा जा रहा है, बिल्कुल, माफ़ कीजिए। तो उनको अगर सुविधा की बात आप करें तो वहाँ बच्चे बहुत काफरेट करते जी। हैं। मेस वाले महाराज भी आपको खाना दे देंगे रूम में ला के, आपके लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगर आप कहीं से दिव्यांग हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि आप एक नॉर्मल जीवन जी रहे हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं हो देंगे। हर जगह उसकी व्यवस्था की गई, आपके टॉयलेट के लिए अलग व्यवस्था है, आपके लिए नहाने धोने की आप कोई दिक्कत नहीं आपको, जहाँ तक मुझे लगता नहीं होती किसी को भी। और यहाँ पे जो साथ में छात्र रहता है, चाहे जो भी रहे, एक साथ रहते होता है कि परिवार बन जाते हैं सब लोग। तो आप ये नहीं कह सकते कि आप परिवार से बाहर हैं, जो चाहे दिव्यांग हो चाहे जो भी हो, आप नहीं कर सकते, लगाव महसूस नहीं कर पाते हैं। जी। तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, मैंने विकलांग कहा, उनका सही नाम दिव्यांग है, इसके लिए मैं दर्शकों से क्षमा चाहता हूँ। पंकज जी, अभी आपने फ़ीस के बारे में बताया, हॉस्टल के बारे में बताया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आपने इतनी अच्छी रैंक प्राप्त की, ये तो बहुत खुशी की बात है। और जब आप इतने बड़े संस्थान में आ जाते हो, आप तो पहले से भी हो, लेकिन बहुत सारे ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे चाहते हैं कि वो इन संस्थानों में आएँ, तो आप अपनी रणनीति के बारे में बताइए कि आपकी रणनीति क्या रही जिसने आपको इतना अच्छा रैंक प्राप्त करवाया। तो अपनी रणनीति के बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। इसमें रणनीति है कि आप जैसे आप अगर बीए कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं, तो मैंने एमए किया है, तो उसमें मुझे फ़ायदा हुआ कि ग्रामर पोर्शन तीनों का, आप संस्कृत का ग्रामर और हिंदी का ग्रामर और आप इंग्लिश ग्रामर आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि व्याकरण से प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं, लिटरेचर से बहुत कम आते हैं तीनों में। हाँ, और प्रश्न रिपीट होते रहते हैं, जो 70 क्वेश्चन होते हैं। 30 क्वेश्चन के बारे में बाद में बताऊंगा आपको। 30 क्वेश्चन जो रहता है, 70 क्वेश्चन के पेपर हमेशा रिपीट होते रहते हैं। आपके साथ ये जो चल रहा है कि जैसे आप बात कर रहे हैं कि व्याकरण में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आप उसको देखना है तो आप पिछले साल 10 साल के पेपर उठा के आप एक बार उसको देख लीजिए। उसके बाद उसको आप रिवीजन करते रहिए और जो नोट्स बनाइए अपने अच्छे खासे, उस पर आप डेली रिवीजन कीजिए। इसमें जैसे संधि विच्छेद पूछते हैं, इंग्लिश ग्रामर में प्रिपोजिशन पूछते हैं, तो इन सबको आप जो 10 या 12 तक आपका व्याकरण ठीक अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपका, हमें नहीं लगता है कि कोई रोक पाएगा होने से, आपका आराम से हो जाएगा। फर्स्ट जो इसका जो 70 क्वेश्चन है आप उसमें 60 तक पहुंच जाएंगे। और जो 30 क्वेश्चन वाली बात है, 30 क्वेश्चन में टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, और जितने भी शिक्षा से जितने नए जितने आदेश हुए हैं या जो पहले आयोग बने हैं उनके बारे में आप गहन अध्ययन कीजिए। इस बार का जो पैटर्न था बहुत गहन पेपर था, तो अब इसको बहुत डीपली क्वेश्चन पूछा गया था। आप ऐसे नहीं कह सकते बहुत आसान था इस बार का पेपर। तो आप उसको बहुत अध्ययन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा नहीं क्वेश्चन कैसे हैं। जब आप पैटर्न पकड़ लेंगे, आप उस चीज़ को कैसे प्रश्न कहाँ से हो रहे हैं, तो आप उसको करने में कोई दिक्कत आपको नहीं। मतलब आप गहन अध्ययन करना पड़ेगा। गहन अध्ययन फर्स्ट पेपर में आपको करना होगा। और जो 70 क्वेश्चन में भी आप नॉर्मली अगर पढ़ रहे हैं तो आप लिटरेचर पोर्शन पे ध्यान मत दीजिए, साहित्य में कभी भी। बिल्कुल, साहित्य से बहुत कम प्रश्न आते हैं। जो क्वेश्चन आते भी हैं वो एक तरह से जो पुराने मानक उसी पा रहे हैं वो बदलें, लेकिन व्याकरण में बदलाव हो जा सकते हैं। व्याकरण में बदलाव होते रहते हैं और बदलाव होंगे भी, इसलिए आप उस पर ज़्यादा ध्यान फोकस कीजिएगा। बस यही मैं कहना चाहूँगा जो हमारे छात्र हैं। तो पंकज जी, अभी आपने बताया 70 नंबर के बारे में, लेकिन अभी भी 30 प्रश्न छूट रहे हैं। आपने अपनी चर्चा में कहा था कि आप बताएंगे, तो उन जो 30 प्रश्न हैं उसकी तैयारी कैसे की जाए, इस विषय पर भी जरा प्रकाश डालिए। आपको 30 प्रश्न करने के लिए मैंने आपसे भी कहा कि जितने शिक्षा आयोग भारत में बने अभी तक, अभी 2020 वाला है नई शिक्षा नीति, इसको आप इस बार अध्ययन कर लीजिए, क्योंकि शायद इससे प्रश्न उठ रहे हैं, उठेंगे भी, 1-2 क्वेश्चन आएंगे भी। और जितने हमारे स्वयं है जो प्रभाकर के, उसको आप देख लीजिए, उसके बारे में अध्ययन कर लीजिए। और जितनी भी संस्थाएं एजुकेशन से रिलेटिव हैं भारत में और विश्व की भी संस्थाएं जो, उनको भी आप पढ़िए, स्टडी कीजिए। आप अगर नहीं बुक मिल रहा है तो आप विकिपीडिया सर्च कर लीजिए। आप सबके पास नेट है, ऐसा किसी के पास नहीं जो उसको मोबाइल ना हो, तो उससे सर्च करके आप उसको देख लीजिए। नोट्स बनाइए डेली, और पुराने पेपर के जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उसको नोट्स बनाइए, तो उससे आपको फ़ायदा होगा। और आप मैथ नॉर्मल, बहुत टफ नहीं मैथ, नॉर्मल मैथ, रीजनिंग नॉर्मल, ये सब आप अगर पढ़ लेते हैं तो आपका आराम से हो जाना है। अगर आप 30 में अगर आप 25 भी पहुंच जाते हैं, एकदम पेपर देते वक्त एकदम इस चीज़ से हो रहे हैं कि नहीं पेपर टफ आसान, ऐसा नहीं होता है। पेपर सबके लिए समान रहेंगे अगर आप ठीक ठाक पढ़े हैं, अच्छा किया तो सही रहेगा। तो आप डरिए मत, आप कीजिए जितना आपको है। ये नहीं कि आप सोच के चलें कि पहले नहीं तक अवधारणा लोग बना लेते हैं कि चलेंगे हम 70 करके आएंगे, ऐसा नहीं। पेपर कभी कभार टफ हो सकता है, कभी कभार बहुत आसान हो जाएगा, तो 80 कटा जा सकता है। कभी कभार टफ हो गया तो 50 ही कटा जा सकता है। इस चीज़ के बच्चे अगर ध्यान दें तो सिलेक्शन लेना बहुत बड़ी बात नहीं यहाँ पे है, ये चीज़ है। जैसे मैंने BHU का पेपर देखा था, जब मैं वेबसाइट पे चेक कर रहा था, एक और भी बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं। ये जो गद्यांश आते हैं, है ना, कि 10 नंबर के अंग्रेजी में आते हैं, 10 नंबर के हिंदी में आते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा नंबर उठाए जा सकते हैं। इसकी तैयारी के विषय में आप कुछ बताइए। नहीं, गद्यांश शायद यहाँ हम सब में नहीं आ रहे हैं। आप शायद BPBED बात कर रहे हैं, गद्यांश इसमें नहीं, इसमें क्वेश्चन गद्यांश नहीं आ रहे हैं। हाँ, इसमें जो प्रश्न आ रहे हैं आपको थोड़ा सा ध्यान देना हो। कभी कभार क्या होता है, बच्चे इस भटकाव में होते हैं कि उनको लगता है कि एक आंसर सही है, लेकिन हाँ, तो
उसमें आप बहुत ध्यान से करें, ऐसा नहीं कि आपने कर दिया तो नहीं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन होते हैं जो टफ होते हैं, बहुत कम ही लोग से होते हैं, तो उस क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए। जी बिल्कुल। अब ये नहीं सिलेक्शन अगर आप यहाँ देखेंगे तो कट ऑफ हमेशा रहा है 65 से लेकर 70 70 के बीच में रहा है। हाँ, कट ऑफ हमेशा गया है, तो यही है। तो आप ये सोचिए चलिए, अपनी स्टेज बना के चलिए कि आपको 70 तक पहुँचना है, मतलब एक अच्छा सा 70 पहुँचना, ये दिमाग में रहे अपने। लेकिन ये भी रहे कि पेपर टफ भी हो सकता है, 50 भी ज़्यादा कट भी ऑफ जा सकता है, हाँ, कट ऑफ कम और ज़्यादा भी हो सकते हैं, इसलिए टेंशन फ्री होकर पढ़िए। हाँ, सबसे बड़ी चीज़ है पढ़ाई में रिवीजन। आपके जो नोट्स हैं वो रिवाइज हों, उससे बड़ी बात है कि आप नोट्स बनाएं डेली पढ़ पढ़ के। ऐसा नहीं कि आपने पढ़ा तो उसको छोड़ दें। जी। तो पंकज जी, जैसा एक बात अभी ये देखने में आ रही है कि नेगेटिव मार्किंग्स होती है, नेगेटिव मार्किंग को लेकर बड़ा डर रहता है बच्चों में। अभी आपने कहा कि पेपर टफ भी आ सकते हैं, ठीक है, कट ऑफ भी डाउन रहता है, लेकिन हमें कई बार जो प्रतिभागी होते हैं उन्हें ये डर लगता है कि हमने अगर कम प्रश्न अटैम्प्ट किए तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, और ज़्यादा करने में ये डर लगा रहता है कि हमने ज़्यादा कर दिया तो नेगेटिव हो जाएंगे। तो इससे वो कैसे निपटें, इस दुविधा से, इस डिलेमा से वो कैसे बचें, इसके बारे में कुछ बताइए। मैंने आपसे भी एक बात कही कि रिवीजन, जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं क्वेश्चन मेरा सही हो रहा है। और आप ये चलिए कि रिस्क अगर आपको लेना है, जैसे बहुत लोग कहते हैं रिस्क लेना चाहिए, हाँ ठीक लीजिए, लेकिन रिस्क वहाँ लीजिए जहाँ आपको 2 ऑप्शन क्लियर और गलत हैं। 2 ऑप्शन में क्लियर ए सही ए सही है, उसमें भी आप रिस्क 5-6 क्वेश्चन लीजिए, ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा मत लीजिए। अगर आपको लग रहा है नहीं आपको 65 हो गया सही सही, आप जितना भी हुआ है आप 5-6 क्वेश्चन पर रिस्क ले लीजिए। ये नहीं कि आप सिर्फ तुक्का लगाते चले जाएं, और तुक्का से हाँ तुक्का मतलब हाँ बस हाँ ये हो सकता है, ऐसे से हो सकता है, ये रहे। और जो आप कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस, जब नहीं लोग कहते हैं निगेटिव है, सही है गलत है, ऑप्शन है ऑप्शन, तो इसका सबसे बड़ा चीज़ होता है आप रिवीजन कीजिए। जितना आप रिवाइज करेंगे आप उतना ही सही आपको कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं मैं कर रहा हूँ। और उससे अगर आप चाहते हैं तो लंका पे हर जगह BHU B.Ed के मॉक टेस्ट पेपर मिलते हैं, आप उसको ले लीजिए और उसको आप हल कीजिए। मतलब मॉक टेस्ट भी आप लगाइए, लगाइए, कॉन्फिडेंस हमेशा बढ़ता रहे। जब भी आपको ऐसा लगे कि नहीं कि हम बहुत पढ़ लिए, अब हम पढ़ने के लिए नहीं है, तो आप क्या कीजिए, आप पेपर निकालिए, एक हल कीजिए 3 घंटे। जो व्यक्ति यहाँ से बाहर रह रहे हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि बच्चे जो लंका नहीं आ सकते, उनके लिए क्या टिप्स हैं? उनके लिए भी ऑनलाइन इसकी बुक हैं, आप फ्लिपकार्ट या कहीं भी मंगा सकते हैं। मंगा के उसका प्रैक्टिस कीजिए, एक सेट कीजिए आप। उसमें ये करने क्या है कि आप जब भी इसको कीजिए तो आप एक पेपर का जो माहौल होता है वो क्रिएट कीजिए अपने सामने कि ऐसे ऐसे करना हमको है, ये टिक करना है, ऐसे गलत। अपना जो अपना जजमेंटल है अपने पर खुद लीजिए, नहीं मैं कहाँ गलत हो रहा हूँ, कहाँ सही हो रहा हूँ। तो जब आप करेंगे धीरे धीरे आप कॉन्फिडेंस अपने आप हो जाएगा, नहीं मैं गलत हो सकते हैं, यहाँ सही हो सकते हैं, ये चीज़ होता है। बिल्कुल। तो पंकज जी, आपने बहुत सारे मुद्दों पर प्रकाश डाला, बहुत सारी शंकाओं का समाधान भी किया, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों में उत्सुकता लगी रहती है कि हम BHU में जाएंगे, कक्षाएं होंगी, और किस तरह कक्षाएं संचालित होती हैं। अभी तो कोरोना है और आप लोग भले यहाँ आ चुके हैं, मगर ऑनलाइन कक्षाएं ही चल रही हैं, ठीक है। तो ये जो ऑनलाइन कक्षाएं होती हैं उसका अनुभव कैसा रहा आपका, कैसा आपको रहा, बच्चों का क्या अनुभव रहता है, शिक्षक के पढ़ाने का ढंग क्या है, इस विषय पर भी ज़रा हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। मैं तो ये चाहूँगा कि जब नए बच्चे आएँ तो कोरोना का ये लॉकडाउन खत्म हो जाए, ऑफलाइन क्लास चले। पहली बात है, ऑफलाइन का आनंद दूसरा होता है, ऑनलाइन का आनंद दूसरा होता है। जो सामने से बात करने का आनंद वो कहाँ फ़ोन पे आता है, आप भी जानते हैं बात। तो इसलिए हमें करना चाहिए कि जितने भी हैं, जैसे ऑनलाइन जो कक्षाएं चल रही हैं हमारी अच्छी चल रही हैं, उसमें क्या है कि टीचर जो है बच्चों पे रिस्पांस लेना चाहते हैं बार बार कि बच्चे बोलें, उनसे बुलवाया भी जाता है, बच्चे कुछ ना कुछ बच्चे भी इंटरेक्ट होते हैं टीचर के साथ कि आप बोलें कुछ ना कुछ, उनको दिया जाता है। और सबसे बड़ा ऑनलाइन में है कि अगर आप जैसे ऑनलाइन में हैं तो अभी जो गाइडलाइन है अभी हमारे BHU का, अभी ऑफलाइन शायद अगले सेमेस्टर चालू हो जाए, तो हो जाएगा जब तक आप आएंगे। लेकिन इस समय जो चल रहा है कक्षाएं अच्छी चल रही हैं। 1 घंटे 45 मिनट क्लास है, 1 घंटा 45 मिनट क्लास हम सब की होती है नॉर्मली, 1 घंटे बच्चों में से एक होती है। और एक क्लास बहुत ज़्यादा नहीं है, बीच में गैप में 5-10 मिनट दिया जाता है कि आप उसको फिर समझ सकें, अपने आप को उधर सोच सकें। और कोई टीचर प्रेजेंटेशन भी देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में, जो आपके लिए लाभकारी भी होंगे। और यहाँ पे भी जो इससे बच्चों को होगा कि क्या क्या होता है, इससे अधिन्यास पत्र मिलता है, जिसे हम सब हिंदी में इंग्लिश में असाइनमेंट कहते हैं। हाँ, तो उसको आप यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे काफ़ी इंटरेक्टिव भी माहौल रहता होगा कक्षा का। हाँ, कक्षा का आप बच्चे उसमें बहुत लोग हैं जो बात करते भी हैं, समझते भी दूसरे को हैं। और यहाँ पर लाइब्रेरी भी आपको उपलब्ध है, आप चाहें तो अपने डाउट चाहे जब क्लिक करते हैं। सबसे बड़ी बात है टीचरों के गुण जो हैं, आप यहाँ टीचरों से कभी मिल सकते हैं जब क्लास चलता रहता है। वो आपको बताएंगे कि आप क्या हैं। बहुत से टीचर ऐसे हैं जो आपको सीधे कहते हैं आप मेरे चैम्बर में आकर मुझसे प्रश्न कीजिए, जो आप फंस रहे हैं आप उसकी एकदम चिंता मत कीजिए, क्या होगा आगे। आप उनसे चाहे जब क्लास वर्क होता है उसमें चाहे जब भी पूछ सकते हैं। तो आप इसका चिंता एकदम ना करें कि ऑनलाइन आपने BHU इसलिए जो हाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट है ये एकदम अपने आप को आपको अट्रैक्ट करेगा पढ़ाई के लिए, जहाँ तक मेरा मानना अभी तक।
तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पंकज जी ने अभी आपको बताया, ये काफ़ी हम लोगों के मन में शंकाएं रहती हैं कि कक्षाएं कैसे चलती हैं, क्या वहाँ के प्रोफेसर बहुत ज़्यादा होते हैं, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे होते हैं उनमें बिल्कुल ये रहता है। बहुत से आपके मन में भी शंकाएं होती होंगी। तो अभी पंकज जी ने बताया कि जो कक्षाएँ होती हैं वो काफ़ी इंटरेक्टिव होती है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। तो इसमें आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जब आप लोग आएँगे तो शायद ऑफलाइन भी हो जाएगा, तो कक्षाएँ काफ़ी मज़ेदार रहेंगी। पंकज जी, आपने तो इतनी अच्छी रैंक प्राप्त की और हम सब जानते हैं कि जो BHU बीएड है इस पर काफ़ी सारे फॉर्म गिरते हैं, मतलब एक एक सीट के लिए 500-500 विद्यार्थियों में प्रतियोगिता चलती है। तो आप ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए, प्रतिभागियों को बताइए कि ऐसी कौन सी वो स्ट्रेटजी अपनाएं जिससे वो मेरिट लिस्ट में आ सकें, और ऐसे कौन से मिस्टेक है जिसे वो बिल्कुल ना करें, क्योंकि कुछ मिस्टेक्स होती हैं जो आपको अनसक्सेस कर देते हैं, असफलता के करीब लेके चली जाती हैं। कहा भी जाता है कि तैराक किनारे में डूबता है। तो आप हमारे दर्शकों को ज़रा ये बताइए कि ऐसी कौन कौन सी स्ट्रेटजी है जिसे वो अपनाएं, और ऐसे कौन से मिस्टेक हैं जिसे वो ना करें। पहली बात तो ये, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे आते हैं तो यहाँ पे इस समय ऑनलाइन चल रहा है टेस्ट, ऑफलाइन नहीं हो रहा है पेपर। तो वो एक दो बार कम से कम कहीं ना कहीं से, कहीं ऐसा नहीं है कि हर जगह कंप्यूटर पहुँच चुका है, तो आप कहीं जाके कोई मॉक टेस्ट एक ले लें ऑनलाइन किसी भी पेपर का। ऐसा नहीं कि इसी का प्रॉपर एक्सपीरियंस हो जाए कैसे वहाँ किया जाएगा। बच्चे जब देखते हो आप नए नए कोई ग्रामीण क्षेत्र आता है जो उस चीज़ को नहीं समझता है या नहीं किया हो, तो डर जाएगा शुरू में। तो उससे एक उसका जो डर का है अंदर से खत्म हो, हाँ, वो दूर हो जाएगा। और उससे सबसे बड़ी बात है क्या है, जो आप कर रहे हैं मिस्टेक हमसे तभी होगा जब हम रिवीजन ना किए हों। जी बिल्कुल, आप भी रिवीजन बार-बार जोड़ दें। रिवीजन करना अनिवार्य है। और जो शहरी क्षेत्र के बच्चे हैं वो शहरी क्षेत्र के बच्चों के साथ मैं तो मानता हूँ कि वो भाई उनके स्कूल हाईटेक होते हैं, जो मैक्सिमम लोग व्यवस्थाएं भी हैं, तो समझते हैं इस चीज़ को, पेपर भी देते रहते हैं, तो समझते हैं कि नहीं ये चीज़ें ऐसी हैं। कोई टिप्स उनके स्ट्रेटजी के लिए? उनके लिए मैं सबसे हमेशा कहता हूँ नोट्स बनाइए और रिवीजन कीजिए अच्छे से। आप नोट्स हमेशा बनाइए और रिवीजन डेली कीजिए। आपके टाइम टेबल में जो हो उसमें 2 घंटे रिवीजन का रखिए। अगर नहीं रखते हैं तो वही गलतियाँ होती हैं। आप खूब पढ़िए। जैसे एक मेरे तरफ मुझे, जो मैं बच्चों से कहता हूँ, किसी मिलता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि अगर आपको कहा जाए कि एक क्षेत्र दे दिया जाए, एक भैंस को छोड़ दिया जाए चरने के लिए, तो चरती रहेगी। लेकिन अगर उसको एक खूंटे में बांध के चराया जाए तो पूरा एक एरिया साफ कर लेगी। तो ऐसा ही ज्ञान होना चाहिए, क्षेत्र हमारा ज्ञान होना चाहिए। रिवीजन, हाँ, रिवीजन हमारा होना चाहिए हमेशा, कि हम रिवीजन कर सकें, और रिवीजन पे ज़्यादा टाइम देना चाहिए। जब आप पेपर के अंतिम समय पहुँचें तो रिवीजन कीजिए, पेपर देखिए, क्वेश्चन कीजिए, इस पे ध्यान दीजिए। इस पे ना दीजिए कि हम नया पढ़ें। अब आप नया नहीं सीख सकते हैं। जब आप 10 दिन 20 दिन पहले आप सिर्फ रिवीजन करिए जितना कर सकें। और हाँ, करंट देखते रहिए, शिक्षा से रिलेटेड जितने करंट हों, और जो नए इसमें पूछता रहता है कि जो नए क्षेत्र जुड़े हैं। और हाँ, मदन मोहन मालवीय जी के बारे में ज़रूर जानने का प्रयास करें, क्या कहाँ से क्या, उनसे 1-2 प्रश्न जरूर आते हैं। जैसे मदन मोहन मालवीय इंस्टीट्यूट है गोरखपुर में, उससे प्रश्न आ सकते हैं। हाँ, ऐसे प्रश्नों के बारे में जानिए। BHU के बारे में 2 प्रश्न आते हैं कि कौन पहला वाइस चांसलर रहा है। तो इन सब बारे में थोड़ा सा जानेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये सब प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। और जो सबसे बड़ी बात मुझे लगती है, बच्चे गलतियाँ जाकर करते हैं, पहले से किसी से, मान लीजिए पेपर सेंटर पे गए, किसी से बात करने लगे जी, और पेपर सेंटर पे जाके पहली बात तो आप कभी भी वहाँ कुछ लेके मत जाइए, एकदम खाली आ जाइए, एकदम बिंदास जाइए। पेपर दे के आराम से निकलिए। हाँ, स्ट्रेस कोई मत लीजिए। पेपर में स्ट्रेस लेंगे तो आप 1-2 क्वेश्चन गलत करके आएंगे, फिर आप बाहर आके लगे नहीं मैंने अगर स्ट्रेस ना लिया होता, हाँ, तो ये सही हो गया होता। आप स्ट्रेस में बिंदास होकर पेपर दीजिए, और 10-20 दिन से नया चीज़ पढ़ने का प्रयास एकदम मत कीजिए। जो आपने पढ़ा है उसी की रिवाइज करते रहिए, आपका सिलेक्शन अच्छा होगा। तो जैसा कि आपने देखा कि अभी पंकज जी ने बताया, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं। परीक्षा की प्रिपरेशन एक चीज़ होती है, और जो आप सिलेबस या एकेडमिक पढ़ाई करते हैं वो अलग चीज़ होती है। पंकज जी, आपने इतनी बड़ी सफलता प्राप्त की, निश्चित रूप से ये आसान नहीं होता है कि जहाँ 15-20 हज़ार प्रतिभागी भाग लें और सिर्फ 20-25 का ही चयन हो, वो भी आपके जब 3-3 सेक्शन हो, हिंदी में 8 हो, मतलब बहुत कम सीटें होती हैं। आपने यहाँ तक आए, बहुत आप टॉपर बने। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहते हैं? कौन से वो लोग हैं जिनका हाथ है आपको आज तक यहाँ तक पहुँचाने में? हमारे दर्शकों को बताइए ज़रा। पहली बात तो है कि मैं तो श्रेय सबसे पहले माता पिता देना चाहूँगा, वो तो भाई उस हैं। बिल्कुल। उसके बाद मैं भगवान को देना चाहूँगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो BED वाली BHU है, जो BHU में पढ़ने की बात है, मेरे घर की एक परंपरा चली आई है। मेरे पिताजी यहाँ BED एडमिट किए हुए हैं। अच्छा। मेरे चाचा भी BED यहाँ से किए हुए हैं, और मेरी दीदी यहाँ से BA की हुई है, MA भी की हुई है। तो मैं एक जो परिक्षेत्र हमारा जो क्षेत्र रहा वो यहीं का रहा है, मतलब पूरा यहीं का रहा है। मेरे घर की शिक्षा जो हुई सब यहीं से हुई सबकी। तो उस चीज़ में मैं जाना, तो जो सबसे बड़ी बात है कि इस पेपर में आने की तो यही है कि बेरोजगारी के दौर में तो आदमी सोचता है कुछ ना कुछ एक ऐसा हो जाए जो
कि नौकरी दिला दे। यानी कहीं ना कहीं आपके अंदर शिक्षक की भी झलक दिखती है हमें। तो उस चीज़ को वो भी हमें प्रेरणा है। हाँ उस चीज़ को हमें पकड़ना था कि नहीं बीएड कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। बीएड एक है कोर्स जिससे आजकल रोज़गार बहुत अच्छे मिल रहे हैं और एक अच्छी जगह पहुंच भी सकते हैं इस चीज़ से। रुचि भी आपकी शिक्षा क्षेत्र में है। हाँ इस तो है ही, शिक्षा क्षेत्र में रुचि होने के लिए इसी क्षेत्र में हम आए हैं, नहीं तो फिर यहाँ कहाँ पाते हैं। ये भी आपके प्रेरणा का हाँ स्रोत रहा ये तो है। प्रेरणा स्रोत रहेगा ही। जब आप रहेंगे तभी वहाँ जाएंगे, नहीं तो अट्रैक्ट क्यों होंगे। जी। ये तो सबसे बड़ी बात होती है। तो जब ये सब चीज़ें हैं, श्रेय वाली बात तो मैंने बता दी, मैं पिता माता जी यही दो लोग हैं और भगवान तो हैं ही जो सबके साथ हैं, हमारे साथ भी हैं तो हैं। तीन सबके साथ श्रेय आप हम देते हैं। और सबसे बड़ी बात जो मुझे है कि मैं जब भी किसी से मिलता था, जब बीएड करने की बात होती थी तो मैं बीएचयू बीएड करने के लिए इसलिए ललायित रहता था क्योंकि मैं सुनता था कि बीएचयू बीएड होने का मतलब है एक तैयारी अच्छी खासी आपकी हो जाएगी। जी बिल्कुल, क्योंकि और बहुत बड़ा प्रतिष्ठान है और सबसे बहुत परीक्षा भी बहुत तगड़ी होती है और सीटें भी कम है, एक अपने आप में मान्यता नहीं हो जाए आप एक सफल हो जाते हैं। बस यही चीज़ थी मेरे यहाँ आने की। तो जैसा आपने देखा कि पंकज भाई ने अपना श्रेय अपने माता पिता को दिया और कहीं ना कहीं आपकी जो अभी इन्होंने महत्वपूर्ण बात कही, हमारे दर्शकों को भी समझना होगा कि इंस्पायरेशंस प्रेरणा आपकी होनी चाहिए। क्योंकि ये देखिए प्रतियोगिता परीक्षा यहाँ की बहुत कठिन होती है, बहुत आसान नहीं है। इसके जो कट ऑफ होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसा कि पंकज भाई ने भी कहा। तो एक प्रेरणा स्रोत आपके अंदर भी होना चाहिए और वास्तव में आपके अंदर शिक्षण के प्रति रुचि होनी चाहिए। जैसा कि आप देख रहे थे कि हमारे साथ पंकज जी जुड़े। पंकज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में भाग लिया। आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब इसे देखेंगे। कुछ जो हमने आपके शंकाएं थी, जो डाउट्स थी, जो कमेंट्स हमारे सेक्शन में हमें मिल रहे थे, जो भी प्रश्न आपके मन में उठ रहे थे, तो हमने उन सब प्रश्नों का एक एनालिसिस किया और फिर पता चला हमें कि आपके मन के जो प्रश्न हैं उनकी दुविधाओं और शंकाओं को दूर करने के लिए हम सीधे बीएचयू के टॉपर से मिल रहे हैं। एक सीरीज सी चल रही है, लगातार आपकी शंकाओं का समाधान होता जा रहा है। द हिस्टोरिका चैनल ये चाहती है कि आप सब बीएचयू बीएड के जितने भी प्रतिभागी हैं उनके जितनी भी शंकाएँ हैं उनका समाधान हो, क्योंकि एक भ्रमित व्यक्ति कभी लक्ष्य तक नहीं पहुँच सकता। हम लगातार कोशिश करेंगे कि आपकी जितनी भी शंकाएँ हैं उसको इसी तरह से टॉपर से बात करके सुलझाया जाए। इसी हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरह का और वीडियो देखिए। धन्यवाद।